बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है इनटू सब फेजेस लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इनकी डिटेल्स वन बाय वन बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, व्हाट इज माइटोसिस? अभी तक स्टूडेंट्स जो प्रीवियस सेशंस में हम स्टडी करके आए हैं, पहली चीज हमने स्टडी की थी अबाउट द इंटरफेज, जिसमें सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाती हैं। और इंटरफेज की तैयारियां मुकम्मल होने के बाद जैसे ही सेल को गो हेड मिलता है कि नाउ यू आर रेडी टू डिवाइड, तो सेल तकसीम करना शुरू हो जाता है। और ये तकसीम होने का अमल एक मुसलसल अमल है, और इस मुसलसल अमल को चेंजेस के सेट बना के अपनी आसानी के लिए हमने फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। लेकिन इन फेजेस को फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है इनटू सब फेजेस, like the karyokinesis is further divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase। तो इस लिहाज से आप ये याद रखिएगा कि इंटरफेज में तैयारियां मुकम्मल होने के बाद वन बाय वन जो फेजेस की एक पूरी की पूरी कंटिन्यूटी चल रही है, जो तसलसल चल रहा है सेल के डिवाइड होने तक, उन सब स्टेजेस को हम अभी यहां पे स्टडी करेंगे। बहुत ही आसान और टू द पॉइंट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ जाए इंतहाई आसान अंदाज में। All right, so first of all we are going to define mitosis. Mitosis can be defined as it is a type of cell division in which one cell divides into two daughter cells and the number of chromosomes remain same as that of parent cell। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यानी एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा, और उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इट विल बी सेम जैसे कि पेरेंट सेल के अंदर मौजूद थे। फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की हम बात करते हैं तो अ सिंपल सोमेटिक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहां पे हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं और इनको डिवाइड कर दिया जाए तो असूलन तो सिंपल डिवीजन के अकॉर्डिंग 23 में चले जाना चाहिए। लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स की बात याद रखने वाली है कि इंटरफेज में द होल जेनेटिक मटेरियल इज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड। ऑलराइट, तो वो जो रेप्लिकेटेड डीएनए या जेनेटिक मटेरियल आपको नजर आएगा, इट विल अपीयर एज रेप्लिकेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स इन द माइटोसिस। तो इस लिहाज से जो क्रोमेटिड्स की तादाद है वो डबल हो चुकी हुई है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ बाइवेलेंस। और फिर उस डबल्ड अमाउंट ऑफ डीएनए को फर्दर जब डिवाइड किया जाएगा इनटू द डॉटर सेल्स तो इट विल बिकम 46 ईच। ऑलराइट, तो ये है बुनियादी राज इस चीज के पीछे कि हाउ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी रिटेन्ड आफ्टर द सेल डिवीजन। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि इस माइटोसिस की तैयारी के लिए जो सारी की सारी फेजेस पहले सेल गुजर के आ चुका हुआ है उसको हम इकट्ठा अगर याद रखना चाहें तो हम कलेक्टिवली उसको कहते हैं इंटरफेज। एंड द इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1 S फेज एंड G2 फेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और G0 फेज किस केस में आ जाती है? जब सेल ये डिवाइड कर ले कि मैंने अभी वक्ती तौर पे या मुस्तकिल तौर पे डिवाइड नहीं करना, उस सूरत में द सेल विल एंटर इन द G0 फेज। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ जब सेल डिवाइड करना शुरू कर दे तो तब आपको याद होना चाहिए कि पहली फेज जो हमें नजर आती है there is karyokinesis। all right, now karyokinesis is the division of the nucleus, और division of the nucleus को further differentiate किया जाएगा into 4 sub phases। the first one will be prophase, then is metaphase, then anaphase and telophase। all right students,
ये क्या है? कैरियोकाइनेसिस की फेजेस, यानी कि जब न्यूक्लियस की तकसीम का आगाज हो और अल्टीमेटली आपको सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियाई नजर आना शुरू हो जाएं, तो उस दौरान जितनी तब्दीलियां आ रही हैं उसको हमने 4 सेट्स में डिवाइड किया है और इन चारों सेट्स को हम क्या कह रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। ऑलराइट, जब ये सारी तब्दीलियां मुकम्मल हो जाएं तो सेल भी मुकम्मल तौर पे डिवाइड होना शुरू हो जाता है, एंड दैट स्टेज इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, और इसको कुछ किताबों में या इसी तरह अगर प्रोनाउंस किया जाए तो साइटोकिनेसिस भी कहा जाता है। सो साइटोकाइनेसिस जो मैं आपको रेफरेंस देना चाह रहा था, कुछ किताबों में ये लिखा होता है कि इट इज ओनली द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ऑलराइट, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि इट इज द डिवीजन ऑफ द होल सेल, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच ऑफ होके 2 मुख्तलिफ किस्म के सेल्स में तकसीम कर देती है मुकम्मल एंटिटीज को। और इसी तरह अगर प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे सेल वॉल इंटैक्ट रहती है, लेकिन अंदर से जो सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे इट इज द डिवीजन ऑफ द होल सेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया सारे का सारा इंट्रोडक्शन हमारा माइटोसिस का। अब इस इंट्रोडक्शन में जो फर्दर स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स हमने डिस्कस करनी है, तो फर्स्ट फेज इज प्रोफेज, और प्रोफेज को समझने के लिए पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन यहां पे लिखने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए कि हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मेनली कंसर्न किस चीज के साथ है। सो द फर्स्ट थिंग इज क्रोमेटिन स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब आपको याद होना चाहिए कि द जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, और डीएनए जो है ये तो बिल्कुल धागे नुमा साख्तों की शक्ल में न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है तो उस वक्त हमें कभी भी क्रोमोसोम्स नजर नहीं आते, बल्कि क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर बस फ्लूइड जस्ट लाइक द न्यूक्लियोप्लाज्म यही नजर आ रहा होता है, या फिर एक डेंस किस्म का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस वगैरह, या अगर ज्यादा तादाद में है तो न्यूक्लियोलाई, उनको हम कहेंगे, ये स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रोमेटिन क्या चीज है? डीएनए को अगर हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द कॉइल करके बारीक धागानुमा साख्तों की शक्ल में न्यूक्लियोप्लाज्म में फेंका जाए और वो नेटवर्क की फॉर्म में वहां पे नजर आए, तो इसको हम कहते हैं देयर इज क्रोमेटिन। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि क्रोमेटिन अगर अपनी ओरिजिनल या नेचुरल फॉर्म में मौजूद है तो बाज़-औक़ात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी इसको देखना मुश्किल हो जाता है। इसको देखने के लिए आसानी किस तरह से पैदा की गई? स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू। अब जेनेटिक मटेरियल के ऊपर आपको याद होना चाहिए कि बेसिक डाइज के थ्रू हम न्यूक्लियस को तो स्टेन कर लेते हैं, तो इसी तरह से जो हमने क्रोमोसोम्स का नाम दिया हुआ है, इसका लफ्जी मतलब बनता है कि कलर्ड बॉडीज। तो इससे हम ये भी मतलब ले सकते हैं कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कलर करने के बाद नजर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्रोमोसोम। लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन क्या चीज है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स पे मुश्तमिल बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन करते हैं। थिन thread like structures present in nucleoplasm not visible under electron microscope but can be seen when stained with histologic stains. Alright students, अब यहां पे जो हिस्टोलॉजिक स्टेन्स की टर्म यूज हो रही है, इसको भी समझ लें कि बुनियादी तौर पे ये वो कलर्स हैं जो मुख्तलिफ टिश्यूज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, स्टेन करने के लिए, रंग चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑलराइट, तो ये बुनियादी तौर पे जो प्रोटीन्स हैं या जो इसी तरह से जेनेटिक मटेरियल की केमिकल नेचर है, दे हैव द एबिलिटी टू रिटेन सम सॉर्ट ऑफ और सम टाइप्स ऑफ द डाइज। तो ये क्या करते हैं? कुछ रंग अपने ऊपर रिटेन करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से किसी एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट करके स्टडी करना आसान हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बुनियादी तौर पे क्रोमेटिन को क्यों डिस्कस किया जा रहा है? क्योंकि ऑनवर्ड माइटोसिस के अंदर सारे का सारा फोकस हमारा किसके ऊपर है? क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो क्रोमोसोम्स किसकी वजह से बन रहे हैं? दे आर द बॉडीज
that have formed by the condensation of the chromatin material. Alright students, तो अब हम प्रोफेज के जो मेन पॉइंट्स हैं इनको अगर एनालिस्ट करना चाहें तो we can write it here. Prophase, the first phase of karyokinesis, यानी कि न्यूक्लियस की तकसीम की पहली स्टेज. और इस पहली स्टेज के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां हमें नजर आती हैं स्टूडेंट्स, पहले इनको लिख लेते हैं हम. द फर्स्ट थिंग इज chromatin material coils and condense. All right, chromosomes appear as replicated chromatids, also known as sister chromatids. All right, sister chromatids are attached at centromere, also known as primary constriction. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे हैं, अब आपको इन्फॉर्म करने के लिए और सिर्फ बताने के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे ये बात याद रखिएगा कि प्रोफेज को भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है इनटू अर्ली फेज एंड द लेट फेज. ऑलराइट, और अर्ली प्रोफेज और द लेट प्रोफेज. अब ये वाली चेंजेस सारी की सारी अर्ली प्रोफेज में कंसीडर की जाती हैं कि सबसे पहले जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो धागानुमा साख्तें आहिस्ता आहिस्ता कॉइल होना शुरू हो जाते हैं. कॉइल होते होते वो कंडेंस होना शुरू होते हैं और उनकी कंडेंसेशन की वजह से हमें क्रोमेटिड्स नजर आते हैं. चूंकि ये जो डीएनए है या जो क्रोमेटिन है ये पहले से रेप्लिकेट हो चुका हुआ है, तो अगर क्रोमेटिड्स रेप्लिकेट हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि अब जो क्रोमोसोम्स हमें नजर आएंगे वो रेप्लिकेटेड क्रोमेटिड्स की फॉर्म में नजर आएंगे, जिनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं. ऑलराइट, अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक पिचकी हुई सी जगह जो हमें दरमियान में नजर आ रही है उस जगह से ये अटैच्ड होते हैं. दैट स्पेस और दैट पार्ट इज आल्सो नोन एज सेंट्रोमेयर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब ये हमें पता चला कि बुनियादी तौर पे जो डीएनए है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉइल होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर और फिर न्यूक्लियोसोम्स वगैरह की तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टाइटली पैक होना शुरू होते हैं और उस टाइट पैकिंग की वजह से पहले हमें क्रोमोसोम की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाते हैं. तो ये जो क्रोमोसोम की शक्ल में नजर आना शुरू हुए हैं स्ट्रक्चर्स, ये प्रोफेज में पॉसिबल होता है. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लेट प्रोफेज की बात करें तो यहां पे हमें क्या नजर आएगा, द न्यूक्लियर एनवेलप degenerates, न्यूक्लियर एनवेलप टूटना शुरू हो जाता है. न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाते हैं यानी डिसोसिएट हो जाते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म mixed with or released into the cytoplasm. All right, उसके मिक्स अप होने की वजह से cytoplasm becomes more viscous, ज्यादा गाढ़ा हो जाता है. All right, and the most important thing, mitotic apparatus starts to organize. All right students, ये सब की सब चेंजेस हमें कहां पे नजर आ रही हैं, विद इन द प्रोफेज. ऑल राइट, अब जो एंड वाली चीज हमने यहां पे लिखी है स्टूडेंट्स, इसको भी समझ लें कि सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा था कि न्यूक्लियर एनवेलप टूटना शुरू हो जाएगा. न्यूक्लियर एनवेलप के टूटने के साथ ही ये मैसेज मिलेगा
कि न्यूक्लियोलाई भी डिसइंटीग्रेट हो जाएं और फिर जो जेनेटिक मटेरियल है विद द न्यूक्लियोप्लाज्म वो सारा फैल जाएगा विद इन द साइटोप्लाज्म। अब इसके फैलने की वजह से साइटोप्लाज्म की अपनी विस्कोसिटी जो यानी उसका गाढ़ापन था उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा और फिर इसके साथ ही साथ सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे थे और जो सेंट्रियोल्स है दे विल स्टार्ट टू माइग्रेट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हुए उनमें से एस्टर्स निकलते हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं और इन एस्टर्स का मकसद क्या होगा कि आगे जाके ये डिफरेंट पोल्स पे बैठें और अपनी पोजीशन संभालना शुरू कर दें। अब जब ये अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं तो स्पेशली इन केस ऑफ एनिमल सेल्स हम कहते हैं कि द माइटोसिस इन द एनिमल सेल्स इज एम्फीएस्ट्रस, क्योंकि दो पोल्स के ऊपर एस्टर्स जाके बैठ गए हैं और फिर उन्होंने वहां से स्पिंडल बनाना स्टार्ट करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सब चेंजेस हमें प्रोफेज में नजर आती हैं। जैसे ही अब इन तमाम चेंजेस को मुकम्मल कर लिया जाता है द सेल एंटर्स द नेक्स्ट फेज एंड द नेक्स्ट फेज इज नोन एज मेटाफेज। जी स्टूडेंट्स, मेटाफेज, अब पहले नंबर पे तो ये बात याद रखिएगा कि इट इज द सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस और फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज हमने अपने ज़हन में रखनी है कि मेटाफेज की पहचान क्या है। दैट इज द मेटाफेज प्लेट और द इक्वेटोरियल प्लेट। और इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बनाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं इन स्टेप्स को हम यहां पे लिख लेते हैं। The kinetochore fibers from centrioles or spindle get attached to chromosomes at centromere। अब स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट बहुत समझने वाला है। किस तरह से समझने वाला है कि आपको अगर माइटोटिक अपरेटस याद है तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जब स्पिंडल स्ट्रक्चर पूरा मुकम्मल किया जा रहा होता है तो सबसे पहले एस्टर्स ओरिजिनेट होते हैं, वो जो रेडिएटिंग ट्यूब्यूल्स थे, और फिर उसके बाद जो छोटे या डिसकंटिन्यूअस ट्यूब्यूल्स हमें नजर आते हैं जो निकल तो रहे हैं सेंट्रियोल से, ग्रो करना शुरू करते हैं, लेकिन आके क्रोमोसोम्स को उनके काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, वहां से उनको पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। तो वो जो सेंट्रोमेयर के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन की अरेंजमेंट नजर आ रही है जहां पे काइनेटोकोर ट्यूब्यूल्स ने आके अटैच होना है, दैट पार्ट इज आल्सो नोन एज काइनेटोकोर। ऑलराइट, तो काइनेटोकोर के ऊपर अटैचमेंट के लिए जो ट्यूब्यूल्स आ रहे हैं सेंट्रियोल से उनको भी हम कहेंगे काइनेटोकोर फाइबर्स और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इनकी अटैचमेंट के साथ ही क्रोमोसोम्स को उनकी जगहों पे फिक्स करने की फिक्र पड़ जाती है सेल को, और यहां पे हमारा इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन वाला पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। Chromosomes are aligned in the equator of spindle, thus forming equatorial plate, also known as मेटाफेज प्लेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मेटाफेज की पहचान जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम सेल डिवीजन के बारे में सोचते हैं तो वो जो फाइबर्स वगैरह निकल रही हैं और क्रोमोसोम्स दरमियान में अलाइन हुए हुए हैं, दिस फेज इज अचीव्ड एट द मेटाफेज। ऑलराइट, तो ये वाली जो स्टेज है इसकी पहचान ही ये बना दी गई है कि क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल के सेंटर में इक्वेटर के ऊपर अलाइन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में सारी मेहनत किसकी हो रही है? काइनेटोकोर फाइबर्स की। ऑलराइट, इस कंसेप्ट को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि काइनेटोकोर क्या चीज है। क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के ऊपर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की अरेंजमेंट
एट स्पेशलाइज्ड पॉइंट और द प्लेस, उस चीज को हम कह रहे हैं काइनेटोकोर, ऑलराइट। और वो ट्यूब्यूल्स जो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हुए ग्रो करते हुए आके काइनेटोकोर के ऊपर अटैच हो जाते हैं, दे आर नोन एज काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इनकी अटैचमेंट की वजह से क्रोमोसोम्स को दरमियान में अलाइन किया गया, और इस अलाइनमेंट की सारी वजह से हमें यहां पे इक्वेटोरियल या मेटाफेज प्लेट बनती हुई नजर आ रही है। इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बनती हुई नजर आ जाए तो इसका मतलब यह है कि दिस इज द मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस, ऑलराइट। जब आपको स्लाइड्स वगैरह दी जाएं और आपको उनको आइडेंटिफाई करना हो तो उस लिहाज से भी ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर क्रोमोसोम्स दरमियान में अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, माइटोटिक apparatus थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द मेटाफेज प्लेट। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स द नेक्स्ट फेज इज एनाफेज, ऑलराइट। नाउ एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। अब ये बहुत समझने वाली बात है कि आम तौर पे तो हम ये समझ रहे होते हैं कि एनाफेज जो है वो जस्ट स्प्लिटिंग वगैरह की वजह से पहचान इसकी याद रखनी है, लेकिन अब आपने ये बात भी याद रखनी है कि इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल, ऑलराइट। किस तरह से, अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे द फर्स्ट थिंग इज इट इज शॉर्टेस्ट, कुछ मिनट्स तक इसका सारे के सारा ड्यूरेशन होता है, एंड मोस्ट क्रिटिकल फॉर इक्वेशनल डिविजन ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स। इक्वेशनल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम से क्या मुराद है कि जो क्रोमोसोम्स को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करना है। चूंकि माइटोसिस की पहचान हमने क्या बनाई हुई है, द डॉटर सेल्स दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इट वाज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो वो तमाम चेक पॉइंट्स जो इस पूरे सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं वो एनाफेज के अंदर आके क्या करेंगे, इक्वल डिवीजन को इंश्योर करना शुरू कर देते हैं, ऑलराइट। और यहां पे हो क्या रहा है, the kinetochore microtubules shorten, or we can say contract, continuous or polar microtubules elongate, और फिर उसके बाद sister chromatids detach from centromere, and now the chromatids start to move towards opposite poles, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब ये क्रिटिकल फेज तो है क्योंकि क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पीछे माइटोटिक apparatus इज टेकिंग द मैनेजमेंट। वो किस तरह से कि यहां पे काइनेटोकोर फाइबर्स या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो काइनेटोकोर के ऊपर अटैच्ड फाइबर्स हैं वो उन सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर खिंचाव पैदा करेंगे ताकि वो डीटैच हों और ऑपोजिट पोल्स की जानिब जाना शुरू हो जाएं। जैसे ही काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं तो उसके साथ ही साथ जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं ताकि पोलर पुल एक्सर्ट किया जा सके ऑन द काइनेटोकोर्स। अब इस पोलर पुल की वजह से क्या होता है कि सेल का ओवरऑल साइज भी आपको बड़ा होता हुआ नजर आएगा, स्पिंडल फाइबर्स भी इलोंगेट होते हुए नजर आएंगे, और आखिरकार क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी तक एक सेंट्रोमेयर से अटैच्ड थे वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की जानिब जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो मूवमेंट होती हुई नजर आती है
इसका मतलब ये होता है कि दिस इज द सिग्निफिकेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनाफेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जहां पे आपको स्पिंडल फाइबर्स एलोंगेट होती हुई नजर आ रही हैं और क्रोमोसोम्स डिटैच्ड फॉर्म में अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस इज नोन एज द एनाफेज। और एनाफेज के लिए एक और सिग्निफिकेंस भी मैं यहां पे बताता चलूं कि यहां पे हमें क्रोमोसोम्स की शेप का पता चलता है कि जो हम डिफरेंशिएट करते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, तो चूंकि यहां पे वो अटैच्ड कहां से, अपने काइनेटोकोर से, और फिर उनको खींचा जा रहा है, तो उस सूरत में हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम जो है वो वी शेप्ड है, कौन सा जे शेप्ड है और कौन सा आई शेप्ड क्रोमोसोम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात। फिर इसके साथ ही साथ जब ये तमाम चेंजेस मुकम्मल हो जाएं, नाउ द सेल विल एंटर द लास्ट फेज एंड इट इज द टीलोफेज। Alright students, now telophase also known as telophase। अब ये जो टीलोफेज है बुनियादी तौर पे अगर आसान तरीन तरीके से इसको हम समझना चाहें तो हम कहेंगे इट इज द इनवर्स और द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर जितनी चेंजेस आई थी उन सब चेंजेस को अगर उलट कर दिया जाए तो वो तमाम के तमाम काम यहां पे मुकम्मल किए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हमें यहां पे नजर आती है वो क्या है, क्रोमेटिड्स settle on poles। ऑलराइट, इनकी सेटलमेंट के फौरन बाद क्या किया जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप रीजेनरेट्स, दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रीजेनरेट्स, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज वगैरह दोबारा से नजर आना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियोलाई रीअपियर, दोबारा से नजर आ रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद द क्रोमेटिड्स decondense into chromatin again। all right students, फिर at the end two daughter nuclei are visible। all right students, वही तमाम तब्दीलियां जो प्रोफेज में होती हुई नजर आ रही थी उन तमाम चेंजेस को अगर उलट कर दिया जाए तो ये बन जाती है टीलोफेज। यहां पे हमने जिस तरह से मेंशन किया है, सबसे पहले क्या किया जा रहा है, क्रोमेटिड्स अपने अपने पोल्स पे जाएंगे, पोल्स पे जाते ही उनकी डीकंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो वापस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवेलप जो पहले टूटा था प्रोफेज में वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा और फिर उसके साथ जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि रिलेटेड ऑर्गेनल्स जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। फिर इसी तरह न्यूक्लियोलाई जो सारे टूट चुके थे अब दोबारा से बनते हुए नजर आएंगे और फिर उसके बाद आखिरकार आपको दो डॉटर न्यूक्लियाई नजर आएंगे इन द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या होगा, द कैरियोकाइनेसिस हैज बीन कंप्लीटेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कैरियोकाइनेसिस जब मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होना है, दैट इज द लास्ट पार्ट, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के जो मेन पॉइंट स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखने हैं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले एनिमल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग इज centrioles send signals to equatorial region। ऑलराइट, इक्वेटोरियल रीजन पे कौन कौन बैठा हुआ है, एक्टिन and myosin start to make
contractile or constriction ring followed by cleavage furrow, and ultimately cell divides into two when furrow deepens and pinch off the cells. Alright students, अब ये जो लास्ट फेज है, दिस इज द साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस में क्या चल रहा है कि अब हमने मुकम्मल सेल को भी डिवाइड करना है. एनिमल सेल को बेनिफिट ये होता है कि एक तो उसके पास सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, दूसरे नंबर पे ये है कि उसके बाहर कोई सेल वॉल मौजूद नहीं है. तो आहिस्ता आहिस्ता जो माइटोटिक स्पिंडल या माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वो मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स भेजना शुरू करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल के अंदर, और उन मैसेजेस के जाते ही दरमियान में एक कंस्ट्रिक्शन रिंग बनना शुरू हो जाएगा. अब इस कंस्ट्रिक्शन रिंग ने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना होता है कि टाइटन अप होते चले जाना है, और इसके टाइट होने के साथ साथ बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे आपके पास कोई एलोंगेटेड बैलून हो और आप उसको बल चढ़ा दें, तो यहां पे भी यही काम चल रहा होता है कि आहिस्ता 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 वो उसको खींचते चले जाते हैं, और अल्टीमेटली वो जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज फरो. अब क्लीवेज फरो जितना डीप होती चली जाएगी, अल्टीमेटली दोनों की दोनों जो डॉटर सेल्स की मेम्ब्रेन्स हैं उनको आखिरकार एक दूसरे से पिंच ऑफ करके अलहदा कर देगी. एंड नाउ द पेरेंट सेल हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. तो ये जो कंप्लीट डिवीजन ऑफ द सेल है, दिस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस ऑफ द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल. अब बाकी सारे का सारा काम तो यही चल रहा है जो अभी हमने देखा है कि इसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. अब यहां पे ये बात याद रखिएगा कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स तो नहीं है, तो उसकी तरह का या उससे एक एनालॉगस स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है जो इस सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम कर रहा है. यानी माइटोटिक एपरेटस बनेगा और इसी तरह से एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होंगे, पोलो माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होंगे, और फिर सेल आखिरकार तकसीम हो जाएगा. एंड पे जाके टीलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने वाला होता है, तो ये बात याद रखिएगा कि साइटोकाइनेसिस की तैयारी प्लांट सेल मेटाफेज में ही स्टार्ट कर लेता है. मेटाफेज में जैसे ही इक्वेटोरियल प्लेट बनना शुरू होती है, तो इक्वेटोरियल प्लेट के बाद क्या किया जाएगा, छोटे छोटे वेजिकल्स को इन द सेंटर ऑफ द सेल फेंकना शुरू कर दिया जाता है. ये जो सारे के सारे वेजिकल्स हैं गोल्जी एपरेटस से सिक्रीट होके आ रहे हैं, तो इनको हम गोल्जी वेजिकल्स भी कह सकते हैं. गोल्जी एपरेटस से रिलीज होने वाले जो वेजिकल्स हैं वो सेल के दरमियान में आके इकट्ठे होते रहते हैं. एनाफेज खत्म होता है, टीलोफेज खत्म होता है, उस दौरान ये वेजिकल्स आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा वैक्यूलर स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट. ऑलराइट, और फिर इस फ्रेगमोप्लास्ट ने क्या करना होता है, इलोंगेट होना है टुवर्ड द ऑपोजिट वॉल्स, और इट विल बी द फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल्स. ऑलराइट, और तो और इनके अंदर कुछ इस तरह के भी केमिकल्स मौजूद होते हैं लाइक द सेलुलोज एंड पेक्टिन, जो कि फ्यूचर की प्राइमरी सेल वॉल बनाने में मददगार साबित होंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखिएगा, बुनियादी तौर पे डिफरेंस किस चीज का है कि प्लांट सेल जो है वो पिंच नहीं हो सकता, उसमें क्लीवेज फरो नहीं बन सकती, क्योंकि उसके बाहर एक थिक और रिजिड सेल वॉल मौजूद है. तो उसका मुतबादल अल्लाह ताला ने इसको क्या दे दिया हुआ है कि गोल्जी वेजिकल्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी कोएलेसेंस होगी, वो आपस में फ्यूज करेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट बनाएंगे, एंड द फ्रेगमोप्लास्ट विल ग्रो टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स, और फिर उसकी ग्रोथ की वजह से आखिरकार द टू साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स or the regions will be completely divided and will be distinguishable as the two new daughter cells. तो इसको हम कहेंगे this is the cytokinesis of the plant cells. All right students, तो आज के सेशन के लिए